सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। आपको पता है कि 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस की 2 किताबें हैं। सेकंड बुक से संबंध में ये टॉपिक है आज। उसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और उसमें एक टॉपिक हर साल पूछा जाता है, वो है कि राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां क्या थी। यानी कि जब हम आजाद हुए थे, जब हमें आजादी मिली थी, तो भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। आइए इस वीडियो के माध्यम से उन 3 प्रमुख चुनौतियों के बारे में हम जानते हैं। बच्चों, हम लोग जब आजाद हुए थे तो हमारे देश के जो प्रमुख नेता थे, जिनका नाम था पंडित नेहरू, उन्होंने संविधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाया। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को उन्होंने एक विशेष भाषण दिया। उस भाषण को आ ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि भाग्यवधी की चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है। भाग्यवधु से उनका तात्पर्य यह था कि जो स्वतंत्रता है वो वास्तव में भाग्यवधु है, यानी कि भाग्य रूपी है। यानी कि हमें बहुत लंबे संघर्ष के बाद जो है इस स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ है। और चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब यह है कि जो स्वतंत्रता आज हमें प्राप्त हुई है उसकी हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से प्रयासरत थे। आज उस स्वतंत्रता से हमारी भेंट हुई है, आज उस स्वतंत्रता से हमारी मुलाकात हुई है, जिस स्वतंत्रता के सपने हम लंबे समय से देख रहे थे। इसलिए इस भाषण को नेहरू जी के भाग्यवधु की चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है। उन्होंने इस भाषण में बीते हुए कल यानी कि भारत किस तरह से प्रयासरत था, साथ ही आने वाले कल पर बात करी कि हमें किस प्रकार से आजादी को महसूस करना है और आजादी के साथ जीना है। आइए अब जानते हैं वो 3 प्रमुख चुनौतियां क्या थी। बच्चों, पहली चुनौती थी राष्ट्र को एकजुट करना। देखिए, आपको पता है कि जब हम देश आजाद हुए थे तो हमारे देश के अंदर कई जाति धर्म के लोग थे, अलग अलग मान्यताओं, अलग अलग संस्कृतियां थी। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी विविधता के साथ विकास करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। पर उस विकास से पहले यह था कि देश को एकजुट कैसे रखा जाए। आपको पता ही है कि जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत बड़े लेवल पे जो है दंगे हुए थे, बहुत बड़े लेवल पे मारकाट हुई थी, यानी कि विभाजन तो था, बड़ा कष्टप्रद था। तो ऐसा लग रहा था कि उस स्थिति के बाद, इतनी विभिन्नता के बाद, क्या वास्तव में हम लोग एकजुट रह पाएंगे। और ये माना जाता है कि जिस देश में इतनी सारी विभिन्नताएं हों, उस देश को एकजुट रहने में ज्यादा स्थिति नहीं बन पाएगी, यानी कि वो लंबे समय तक एकजुट नहीं रह पाएगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोगों को किस प्रकार से एकजुट रखा जाए, क्योंकि जब हम इनको एकजुट रखेंगे तभी एक अच्छा भारत बन पाता। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने यही थी कि सभी को एकजुट रखा जाए, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोगों को। दूसरी चुनौती हमारी थी लोकतंत्र को बनाए रखना। देखिए, डेमोक्रेटी वो शासन है जिसमें कि लोग अच्छे से रहते हैं, साथ साथ अब एक लोकतांत्रिक सरकार को चुनते हैं। भारत जब आजाद हुआ तो भारत ने प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को अपनाया। चूंकि संसदीय प्रणाली को अपनाया था, हमें लगता था कि हमें लोकतंत्र को अपनाना चाहिए जहां पे लोग अपनी सरकार को स्वयं चुने। होता क्या था कि जो भी देश, विकासशील देश आजाद होते थे तो जो उनके नेता थे वो बड़े दिमाग लगाते थे सत्ता में बने रहने के लिए, और वो ये कोशिश करते थे कि उनका जो शासन है वो तानाशाही वाला हो जाए, जिसमें कि वो खुद शासन कर सकें। पर जब भारत आजाद हुआ तो भारत के नेता बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने इस बात को सोचा कि भारत में जो है लोकतंत्र कायम रहेगा। हम जब भारत का नेतृत्व करेंगे तो चुन के आएंगे, यानी कि भारत के लोग अपने नेताओं को चुनेंगे, न कि एक तानाशाह को देश का नेता बना दिया जाएगा। इस तरह जो हमारे देश के नेता हैं उन्होंने लोकतंत्र को अपनाने की बात कही, और सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास यही थी कि लोकतंत्र को बनाए रखा जाए। और साथ ही साथ देश को संविधान अनुसार चलाना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लोकतंत्र को अपनाना एक बहुत आसान काम है, उसके बाद उस देश को लोकतंत्र के अनुसार, संविधान के अनुसार चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उस टाइम भारत के सामने ये दूसरी प्रमुख चुनौतियां थी। बच्चों, तीसरी जो चुनौती थी वो थी सबका कल्याण और विकास करना। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास एक तरफा ना हो, विकास कुछ लोगों का ना हो, विकास सभी वर्गों का हो। क्योंकि अगर मान लो विकास कुछ लोगों तक सीमित रहेगा या अमीरों तक सीमित रहेगा तो उसका परिणाम भी निकल के आएगा, गरीब लोग जो है विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमारे सामने चैलेंजेस ये था कि सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित वर्ग और अल्पसंख्यकों को विकास में साथ लेके चलें, इनको भी मुख्य धारा में शामिल करके रखें। इसके लिए संविधान में प्रयास भी किए गए थे। खासकर आपको पता है डीपीएसपी
जो कि एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है जिसमें कि सबको साथ लग लेने की चलने की बात करता है, साथ साथ सबके विकास की बात करता है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आर्थिक विकास इस तरह से करना है कि सारी समस्याओं को साथ में देखते हुए, सारी समस्याओं को हटाते हुए अपना विकास करना है, खासकर गरीबी को समाप्त करना। क्योंकि जो अमीर और गरीब की खाई है उसमें गरीबी बहुत बड़ा कारण है। तो हमारे सामने ये था कि गरीबी को समाप्त किया जाए और आर्थिक विकास को अपनाया जाए। कुछ ही लोगों का विकास ना करके सभी वर्गों का विकास करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इस तरह जो तीसरे पॉइंट में ये था कि सबको साथ लेके चलना है और विकास की धारा में सबको साथ चलना है, और हमें जो विकास करना है उसमें गरीबी को समाप्त करके साथ ही साथ आर्थिक विकास इस प्रकार से करना है कि भारत को अच्छे तरीके से एक विकसित किया जाए, भारत का कल्याण किया जाए, भारत का विकास किया जाए। इस तरह राष्ट्र के सम्मुख तीन प्रमुख चुनौतियां थी। आशा करता हूं आपको वीडियो के माध्यम से वो उन तीन चुनौतियों के बारे में पता चला होगा। पहली चुनौती थी हमारी, जी हाँ, राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, यानी कि एकजुट करना। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को बनाए रखना, और तीसरी चुनौती थी सबको साथ लेकर चलना, यानी कि सबका विकास करना। आशा करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।